एक बार जोरदार तालियों से उसी एनर्जी के साथ स्वागत करिए हमारे प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी का। मैंने ये आवाज में और इतना बुलंदी से इसलिए कहा क्योंकि इनकी बुलंद आवाज दिखाई देती है। ये जब बात रखते हैं तो पुरजोर तरीके से रखते हैं, ये जब बात कहते हैं तो उस पर काम होता है। आपके विधानसभा खुद के क्षेत्र में हो चाहे पूरे प्रदेश में हो, आपने अगर कोई बात कही है तो वो होती है। स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा आई थिंक तीसरा सेशन रहेगा। अब तक हमारे 3 कार्यक्रमों में सर आए और हमेशा आपका सानिध्य मिलता रहा, इसके लिए आपको साधुवाद। चलिए आप याद कर लेते हैं, बुला लेते हैं, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। ये आपका सरल व्यवहार है जो आपने हमें आभार प्रकट किया, आपका बहुत बहुत आभार। सर शुरुआत पहले आपसे विभाग के लिए करते हैं, विभाग से करते हैं, क्योंकि पर्यटन की जब हम बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ी संपदा रखता है। बहुत संख्या में पर्यटक आते हैं। आगरा का ताजमहल हो गया, अयोध्या का राम मंदिर हो गया, मथुरा हो गया, ये माने जाए काशी हो गए, ठीक है, ये कहा जाए तो बहुत ज्यादा। तो पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अभी कहां स्टैंड कर रहा है पिछली सरकारों की अपेक्षा जो इसमें काम हुए हैं उसको लेकर? देखिए, पहले पर्यटन के विषय 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। किसी भी देश का पर्यटन या किसी भी प्रदेश का पर्यटन तब बढ़ता है जब वहां के नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बेहतर हों। अगर कोई पर्यटक जाएगा और उसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, उसके जीवन और उसकी संपत्ति सुरक्षित नहीं है, तो कभी यात्रा का मन नहीं बनाएगा। नंबर 2 कनेक्टिविटी। नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तीनों चीजों का यदि आकलन करेंगे तो 17 से पहले का उत्तर प्रदेश और आज जहां हम खड़े हैं लगभग 9 साल में, इसमें आपको देखने पर जमीन और आसमान का अंतर दिखाई पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर 17 से पहले तो लोगों को लगता था गए लुटिया खुटिया अटैची और गाड़ी सब लुट जाएगी, कहां छिन जाए कोई भरोसा नहीं। कनेक्टिविटी की स्थिति क्या थी? पहले दिल्ली से जब चलते थे यहां तक आते आते कितना समय लगता है आपको पता है। अब इन 9 सालों में उत्तर प्रदेश बेहतर कनेक्टिविटी का ही प्रदेश नहीं बना, एक्सप्रेस वे का प्रदेश बन गया। क्या बात है। हाईवे, एक्सप्रेस वे, गांव गांव तक हॉट मिक्स प्लांट से सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी हुई। लॉ एंड ऑर्डर का इशू तो अब बुलडोजर वाले बाबा जी का बुलडोजर का न सिर्फ हिंदुस्तान के अन्य राज्य अनुसरण करते हैं, विभिन्न देश आज अनुसरण कर रहे हैं कि अगर कानून व्यवस्था ठीक करनी है और अपराधियों गुंडों से निपटना है, माफियाओं से निपटना है, तो यूपी मॉडल बन गया है, उसको लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। आज लोगों का जीवन सुरक्षित है, यात्रा सुरक्षित है, कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अयोध्या, बनारस से होते मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट धाम, नेमी सानंद धाम, जहां आप चले जाएं, जो प्राइम धार्मिक स्थल हैं, आप देखिए एक स्वरूप है। लोगों को लगता है कि वर्ल्ड लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आज उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा नहीं जहां हम लोगों ने लोगों की जहां श्रद्धा, आस्था और भावना जुड़ी हो, वो धार्मिक और आध्यात्मिक ऐतिहासिक स्थलों को संवर्धन देने का काम न किया हो। तीसरा विषय सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक वातावरण। आज का उत्तर प्रदेश और 17 से पहले का उत्तर प्रदेश, पहले लोगों को लगता था बीमारू राज्य। देश के लोग, विभिन्न प्रांतों के लोग विश्व पटल पर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य, नकारा राज्य ये कहा जाता था। लेकिन आज हिंदुस्तान का ग्रोथ में इंजन बनता हुआ उत्तर प्रदेश, धमकता चमकता नया उत्तर प्रदेश, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट उत्तर प्रदेश, क्या बात, आज का नया उत्तर प्रदेश है। और उसका परिणाम जो आप पूछ रहे थे, इन सब चीजों का परिणाम यह, बेहतर लंबी कथा सुनेंगे तो जो उपलब्धियां हैं वो गिनाएंगे तो शाम हो जाएगी, यहां वो मंच नहीं है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जहां 17 तक उत्तर प्रदेश में मात्र 22 से 23 करोड़
पर्यटकों की आवक थी एक साल में, सालाना जो आवक थी वो 22 से 22.7 के करीब थी, लगभग 23 करोड़ मान के चलेंगे। आज अकेले महाकुंभ में प्रयागराज की पावन धरती पर मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती के त्रिवेणी के संगम तट पर 66.3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 45 दिन के अंदर आस्था श्रद्धा की डुबकी लगा करके पुण्य लाभ कमाने का काम किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, बिल्कुल सही बात। किसी देश की आबादी नहीं होगी, चाइना और हिंदुस्तान को छोड़ दें, तो उतने लोग 45 दिन में आकर के इस धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन में पुण्य लाभ प्राप्त किए। और आपको मालूम है एक साल में कितना आया? दिसंबर 25 तक, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 25 तक 137 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में वीसा लाए। कहा 23 करोड़ सालाना और कहा 137 करोड़, गुणात्मक रूप से लंबी छलांग। और मैं समझता हूं आज हम न सिर्फ अकेले धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन में, ऐतिहासिक पर्यटन हो, हेरिटेज पर्यटन हो, रूरल टूरिज्म का हो, होम स्टे का हो, गांव तक हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, अलग अलग टूरिज्म डेस्टिनेशन को डेवलप करके उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है। ये वो प्रदेश है जिसके पास सब कुछ है, मौसम से लेके प्राकृतिक संसाधनों से लेके भगवान राम की जन्मस्थली, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली से लेकर भगवान अपने कबीरदास जी की जन्मस्थली से लेके जो भी आध्यात्मिक स्थल में इतना धनाढ्य और प्रकृति के आशीर्वाद प्राप्त स्टेट कोई हो ही नहीं सकता, वो सब उत्तर प्रदेश के पास है। और उनको धरातल पर उतार करके हम उत्तर प्रदेश को बहुत आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और एक विशेष बात ये आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पर्यटन ऐसा सेक्टर है जहाँ सबसे कम रेवेन्यू में, सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रेवेन्यू गेन अगर कहीं हो सकता है वो पर्यटन है। मैं उस सवाल पर आने ही वाला था, मेरा अगला सवाल इसी से संबंधित है, क्योंकि अगर पर्यटन की बात की जाए तो ये सीधा सीधा अर्थव्यवस्था से भी डिपेंड करता है, अर्थव्यवस्था से सिंक्रोनाइज चीज है। तो होता यह है कि जब पर्यटन बढ़ता है, पर्यटक आते हैं तो विकास होता है, विकास के साथ व्यवसाय भी बढ़ता है। तो व्यवसाय और पर्यटन का सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी हो जाता है। उस दिशा में किस हद तक काम हो चुका है और क्या काम बाकी है? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ देखिए, एक पर्यटक जब घर से निकलता है तो निश्चित बजट अपना करके चलता है। गरीब आदमी 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, बड़ा आदमी 2 लाख 4 लाख कितना खर्च करना है बजट होता है। यात्रा करेगा, जहाज से करे, रेल से करे, अपनी गाड़ी से करे या सार्वजनिक वाहन से करे, उतरेगा, रिक्शे वाले को पैसे देगा, टेम्पो वाले को पैसे देगा, जिस होटल में ठहरेगा वहां होटल वाले को देगा, जिस वाहन से जाएगा, जहां जाना है घूमने वहां गाड़ी का पैसा देगा, जिस मंदिर में जाएगा वहां पुजारी को, फूल बेचने वाले को, अन्य 10 लोगों को वहां वितरित करेगा। शुरू से लास्ट तक चाहे रेवेन्यू अर्जित करने का मामला हो या रोजी रोजगार और रोटी देने का मामला हो, सबसे ज्यादा पर्यटन एक विशेष स्थान रखता है जिसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्जित भी होता है और इन्वेस्टमेंट में भी सबसे ज्यादा गेन पर्यटन से होता है। और इसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश का जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सपना सजोया है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ विकसित भारत का जो एक टारगेट तय किया है कि 2047 तक चाहते हैं कि भारत विकसित भारत बने। और जब विकसित भारत बनना है तो आपको जानकर खुशी होगी और आप सबको भी बहुत हर्ष होना चाहिए कि यूपी पहला राज्य है जिसने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ साथ यूपी का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेते हुए हिंदुस्तान का पहला राज्य जिसने विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का पहली बार लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 37 घंटे लगातार चर्चा करके उस पर पूरे प्रदेश के महत्वपूर्ण लोगों के लाखों सुझाव लेकर के अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर के विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने का सपना पूरा करने के लिए जो टारगेट फिक्स किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे पर्यटन की रहने वाली है। क्या बात है। कल 24 जनवरी है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, बहुत अहम हो जाता है पर्यटन की दृष्टि से। क्या बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं या क्या आंकड़े दिखाने वाले हैं जनता को? जहां हम आज बैठे हैं,
आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश को नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसा महान नेता जिसने आजाद हिंद फौज की खड़ी करके पूरे विश्व में भारत की ताकत का डंका बजाने का काम किया। उन महान विभूति का आज जन्मदिन है। बहुत बहुत उनको बधाइयां। और आज का एक पवित्र पावन ऐसा दिन है, ऋतुराज बसंत पंचमी। ये क्या बात, क्या दिन है आज। पूरे बैठे हुए सभी ऑडियंस को, आपको भी बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल का दिन जो आप चर्चा कर रहे हैं, हमारा उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने में, उसका उत्तर प्रदेश बनने का 76वां कल वर्षगांठ है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। हम सबको एक एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का जन्मा है या उत्तर प्रदेश से सरोकार रखता है, उसके लिए विशेष कल का दिन है। आदरणीय योगी जी की 2018 में सरकार 17 में सरकार बनने के बाद 2018 से ये दिवस की मनाने की, स्थापना दिवस की शुरुआत हुई है। इस बार हम लोगों ने इसको विशिष्ट करने के लिए पूरे विश्व में जहां जहां उत्तर प्रदेश के लोग प्रवासी के रूप में वहां रह रहे हैं, वहां उन देशों में वहां के दूतावासों के माध्यम से कल उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का काम होगा। क्या बात है। पूरे देश में जितने भी राज्य हैं जहां उत्तर प्रदेश के लोग बहुतायत में रहते हैं, उन राज्यों के राजभवनों में, जिसको अब जन भवन का रूप दिया गया है, वहां कल उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम भव्यता दिव्यता अलौकिकता के साथ मनाने का काम होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्य कार्यक्रम नया डेस्टिनेशन लखनऊ की पहचान राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर हमारे यशस्वी भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मुख्य आतिथ्य में माननीय गवर्नर साहिबा रहेंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और तमाम गणमान्य लोगों की उपस्थिति में आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश में हर जिले में पिछले 8 दिन से कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारा संगीत, वादन, नृत्य, कला और या विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने प्रदेश को आगे बढ़ाने का योगदान किया है, उन सबके प्रतियोगिताओं में जो सफल अभ्यर्थी है, वो गांव ब्लॉक प्रतियोगिता, जिले की प्रतियोगिता, मंडल की प्रतियोगिता होते होते राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आज संपन्न हो रही है। उसमें भी जो लोग सफल हैं उनको भी पुरस्कृत और सम्मानित करने का काम मुख्य अतिथि के कर कमलों से कल होगा। ओडीओपी हमारी सफलतापूर्वक चल रही है। अब एक डिस्ट्रिक्ट एक व्यंजन, वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन, क्या बात, इसकी भी शुरुआत कल लॉन्चिंग होने जा रही है। वाह। वन डिस्ट्रिक्ट और वन डेस्टिनेशन, यानी एक जिले में एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का डेवलपमेंट, इसकी भी कल हम लोग थीम बना करके कल से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और बहुत जल्दी लोग प्रकृति के साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग नेचर के साथ साथ अपने आध्यात्म आत्मिक शांति के लिए गांव देहात में जुड़ना चाहते हैं, तो हर जिले में एक ऐसा डेस्टिनेशन देंगे हम जहां विश्व स्तरीय सारे संसाधन सुविधाएं, ऐसा होगा कि लोग आकर्षित होकर उस जिले में जाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकेंगे। और ऐसा उभरता उत्तर प्रदेश, गौरवशाली उत्तर प्रदेश, नया उत्तर प्रदेश, किसे गर्व नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के जन जन को बधाई, जिन पे आज कल का स्थापना दिवस है। एक एक बच्चे को कल गौरवान्वित करने का अवसर मिलेगा, जो हम बहुत शानदार तरीके से न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में और विश्व में उत्तर प्रदेश का कल डंका बजाने का काम करेंगे। क्या बात है। मतलब आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बढ़ने वाली है कल से। प्रयास जारी है। प्रयास जारी है। बहुत बार मैं अन्य प्रदेशों में भी जाता हूं, बहुत जगह बैठता हूं, प्रवासी को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बात कही जाती है। प्रवासियों के लिए खास किसी तरीके की व्यवस्था या कोई ऐसे कार्यक्रम, कोई योजना नहीं चलाई जा रही। उनकी एक रहती है कि प्रवासियों के लिए कुछ तो होना चाहिए अलग तरीके से। तो मैं अगर प्रवासियों के लिए बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अभी हम प्रवासियों के लिए क्या कर रहे हैं? स्टेट के लोग हों, देश के लोग हों या विश्व के किसी देश के बोलो जो उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, तो पर्यटन से ज्यादा आकर्षक पर्यटन नीति हिंदुस्तान के किसी राज्य की नहीं है जो उत्तर प्रदेश ने बनाई है। 2023 में हमने लागू की है। वो कोई भी निवेशक 5 कमरे के ठहरने के कमरों के से लेके 5 स्टार होटल तक
या निवेश उत्तर प्रदेश में करता है, जहां चाहे पूरे प्रदेश में 25% सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार देने का काम कर रही है। यदि वो एंटरप्रेन्योर SC ST का है या महिला एंटरप्रेन्योर है तो 5% एडिशनल हम दे रहे हैं, यानी 30% सब्सिडी दे करके अन्य तमाम इंसेंटिव भी उस व्यक्ति को देने का काम कर रहे हैं, कंपनी को देने का काम कर रहे हैं, ट्रस्ट को देने का काम कर रहे हैं, या विदेशी जो निवेशक, जो प्रवासी भारतीय हैं, NRI हैं, आए, स्वागत है और आइए उत्तर प्रदेश पधारिए। और हमें खुशी है कि जापान की एक टीम अभी 2 दिन में आ रही है गवर्नर के नेतृत्व में, टूरिज्म में बहुत बड़े निवेशकों के साथ वो टीम उत्तर प्रदेश में इस हमारे सेक्टर में निवेश करने के प्रस्ताव का MOU मुझे लगता है कि अगले हफ्ते होने वाली बैठक में कुछ तय हो जाएगा। क्या बात है, जैसी उम्मीद करता हूं जवाब आपके वैसे ही आते हैं, क्योंकि आपका ऐसा लगता है कि हर चीज आंकड़े जो है आपकी जुबान पर हैं। चलिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूपी के मन की, यूपी के मन की बात जो है 2027 में आने वाली है, रिजल्ट बन के आपके लिए, किसी और के लिए, क्या मानते हैं इस बार यूपी के मन की बात क्या है? देखिए, मोटा मोटी आप समझ लीजिए, अभी बिहार के चुनाव हुए, लालू जी 20 साल पहले का जंगल राज था, लालू जी का तो चर्चा करते हैं जंगल राज, वो 20 साल पहले था। 20 साल से तो लालू जी नहीं है, लेकिन लालू जी को छोड़ दो, उनके बेटे को भी अवसर जंगल राज की खातिर बिहार की जनता ने नहीं दिया। नेता प्रतिपक्ष एक MLA कम हो जाता, बनने से ही वंचित हो जाते, किनारे लगाने का काम कर दिया। 12 से 17 यूपी के CM अखिलेश जी थे। उस समय की अराजकता, जंगल राज, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं का अपमान, बलात्कार, वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट हम लोग चला रहे हैं, उस समय वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया। क्या बात, भूले नहीं है लोग। तो जब बिहार की याददाश्त 20 साल पुरानी है और लोगों ने 20 साल बाद भी लालू जी के बेटे को अवसर नहीं दिया, तो यूपी के लोगों की याददाश्त इतनी कम थोड़ी हो गई कि 17 में 10 साल में याददाश्त भूल जाएंगे और 27 में अखिलेश जी को पुनः जंगल राज के लिए अवसर दे देंगे। जंगल राज, बिहार से भी खराब जंगल राज। और जब तक इस पीढ़ी को याद रहेगा तब तक मुझे लगता है अखिलेश जी को दोबारा नंबर लगने वाला नहीं है, कुछ भी कहते रहे। क्या बात है, बहुत सारे आरोप लगते हैं कि भाजपा जो है हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जो लोग समाज में सामाजिक समरसता चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, जो कानून का राज चाहते हैं, अमन चैन सुख शांति चाहते हैं और प्रदेश को जंगल राज से निकाल के गिरोह चेंजर बनाने का काम करने वालों को चाहते हैं, जो लोग यूपी को सरप्लस रेवेन्यू स्टेट बनते हुए आगे ग्रोथ की ओर देखना चाहते हैं, जो एक तेज गति से उभरता, दमकता, चमकता, विकसित उत्तर प्रदेश देखना चाहते हैं, वो बिना किसी जाति और धार्मिक भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और आशीर्वाद देने का काम करेंगे। यही हमारी ताकत है। जयबीर सिंह जी जिस जिले से आते हैं वो समाजवादी का गढ़ माना जाता है, जिस इलाके से आते हैं आप, तो आपने तो शुरुआती दौर से तमाम चीजें देखी होंगी। क्या मानते हैं, क्या अंतर है इस सरकार में उस सरकार में, उनकी कार्ड प्लानी में? जबरदस्त अंतर है, वही तो बता रहा हूं। एक तरफ वो सरकार जिसका मैंने स्वरूप आपको दिखाने का प्रयास किया, दूसरी ओर वो सरकार जो सुख शांति, अमन चैन, भाईचारा के साथ विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश का नया स्वरूप आपको दिखाई देने का काम हो रहा है। जमीन और आसमान का अंतर है। हम तो उस क्षेत्र से हैं, मैनपुरी, लोग नाम से ही डरते थे। मैनपुरी का मतलब चोर उचक्का होगा, कोई कबाड़िया होगा, यही तो था मैनपुरी की पहचान। वो क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में जहां से मेरे घर की और समाजवादी पार्टी के मुखिया के घर की दूरी सैफई की 20 किलोमीटर है। और मेरा सौभाग्य कहूं, दुर्भाग्य कहूं, इनके सगे समधी, समधिन, दमाद, तमाद, रिश्तेदार, नातेदारों को हरा हरा के मैं राजनीति करता हूं। आज की तारीख में भी सब इन्हीं को हरा हरा के हम लोग हैं। सीधा हमारे इनके बीच में ही राजनीतिक उठापटक होती रहती है, उस क्षेत्र से करता हूं। और निश्चित रूप से इनका 5 साल का जो शासन 12 से 17 के बीच का इनकी गुंडई, अराजकता जो झेली है, वो मैंने व्यक्तिगत रूप से भी झेली है, मेरे क्षेत्र जिलों ने भी झेली है और उत्तर प्रदेश ने झेली है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है कि इन लोगों को दोबारा अवसर सत्तासीन होने का देंगे। एक चीज मैं समझने की पता नहीं कोशिश हर बार करता हूं, हर व्यक्ति से ये सवाल पूछता हूं जो जिम्मेदार हैं।
मेरे कई मित्र हैं जो समाजवादी से बीजेपी में आए, आने के बाद जब उनके बीच हम बैठते हैं तो एक पीड़ा उनके मन में आज भी है। वो पीड़ा ये कि वो मजा नहीं है। तो ये मजा शब्द क्या है, इसको समझने की कोशिश करूंगा आपसे कि वो क्या मजा नहीं जो समाजवादी में था, भाजपा में नहीं। निश्चित रूप से वो लोग हैं, मजा का मतलब मैंने कहा ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, जलवा, हूटर, लाल बत्ती गाड़ियां, लुटैती डकैती, जो लुट रहा है वही थाने में बंद होकर जेल जा रहा है। यही तो जंगल राज था। तो वो मजा उन लोगों को कहां से आ जाएगा? वो माफिया, भूमाफिया, किडनैपर, जिनको सरकार के संरक्षण में पूरे अवसर 5 साल मिले, तो वो अवसर यहां थोड़ी मिलने वाले हैं। बने रहो नेता, बने रहो एमएलए, लेकिन यहां अवसर मिलेगा कानून के राज को, यहां अवसर मिलेगा विकास को। जो भी समाजद्रोही कार्य करेगा, भले ही भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, निश्चित रूप से कानून के कटघरे में खड़ा करने का काम पार्टी करेगी, सरकार करेगी। तो मजा कहां से आ जाएगा? नहीं आ सकता ना मजा। तो ऐसे माफियाओं को मजा यहां नहीं मिल सकता। माफियाओं को मजा तो वही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाली सरकार में। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। काफी लोग इससे तारुफ और ताल्लुक रखते होंगे। जयवीर सिंह जी से अगर कहा जाए कि अगर विपक्ष को मुंह तोड़ एक लाइन में अगर जवाब दिया जाए, मुंह तोड़ एक कि ये लाइन तुम्हारे लिए है, तो क्या होगी वो लाइन विपक्ष के लिए, जो ये कहते हैं कि आने वाले समय में हमारी सरकार आ रही है? देखिए, योगी जी जैसा व्यक्तित्व, संत, महंत, कुशल शासक, उनकी उम्र और अखिलेश जी की उम्र ज्यादा अंतर नहीं है। मेरा कहना है बुढ़िया जाओगे अखिलेश जी, अब आपका नंबर आने वाला नहीं है। लगभग बराबर उम्र है, नहीं नंबर लगने वाला। और एक मैं कहना चाहूंगा कि अखिलेश जी पहले आप प्रायश्चित पत्र जारी करिए। 12 से 17 के बीच में आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जितना पीछे गया विकास में, कानून व्यवस्था में, गुंडई में, अराजकता में, बच्चे पढ़ने जाते थे, दोपहर में छुट्टी होकर जब तक घर नहीं आते थे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, अपहरण हो जाए, फिरौती न हो जाए। सेठ, बड़े बड़े सेठ फिरौती देते थे सकुशल बैठने को, फोन पे आता था, इतना पैसा भिजवाओ नहीं जेल चल, हम आपका अपहरण करके कर देंगे फिट। ये स्थितियां देखी हैं, झेली है प्रदेश ने। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों की, एक ही मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के लोगों की याददाश्त बिहार से कम नहीं होनी चाहिए। बिहार जब 20 साल लालू जी का जंगल राज नहीं भूला है, तो उत्तर प्रदेश के लोग सिर्फ 12 से 17 के बीच का अखिलेश राज को यदि याद करेंगे, तो मैं समझता हूं कि अखिलेश जी का नंबर कहीं लगने वाला नहीं है। दबी जुबान में अभी मैं बैठा हुआ था किसी विपक्षी खेमे में, तो दबी जुबान से वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा के ऊपर। उसका कारण है SIR। तो मतलब SIR का तो मतलब जो मैं समझ पाया एक आम नागरिक के अनुसार, SIR से तो बहुत सारी पारदर्शिता आई है, लेकिन वो हंसते हुए क्यों है कि भाजपा ने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और अपने ही वोट काट दिए। तो SIR को थोड़ा सा समझाइए। देखिए, इसको पॉलिटिकली नहीं लेना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए साफ सुथरी पारदर्शी मतदाता सूची होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लोकतंत्र तभी मजबूत होगा कि एक साफ सुथरी पारदर्शी मतदाता सूची होगी। राजनीति होती रहेगी, सत्ताएं आती आती रहेंगी, लेकिन लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था देश और प्रदेश की जितनी मजबूत होगी, उतना ही हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हमारी सरकारें पारदर्शिता के साथ निर्णय भी लेंगी, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए SIR का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसमें पारदर्शी मतदाता सूची सामने आ जाएगी। किसी का राजनीतिक लाभ हो या हानि हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश चलना चाहिए, प्रदेश चलना चाहिए, और लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, और संवैधानिक संस्थाओं को ताकत मिलनी देनी चाहिए। क्या बात है। मैं ये पूछ रहा था कि अभी अगर एक होता है ना कमिटमेंट देना, 2027 चुनाव है, इस बार कितनी सीटों का कमिटमेंट आप देते हैं नेशनल टेलीविजन पर? 2017 का रिजल्ट क्या था यूपी का? 2017 में जिस तरीके से एक तरफा क्लीन स्वीप भाजपा ने किया था, वही रिजल्ट 2027 में आने वाला है। क्या बात है। आपके जवाब एकदम बिल्कुल मुखर होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मैंने इंट्रोडक्शन जब दिया था, इसीलिए मैंने कहा था कि जब इनसे सवाल किया जाएगा तो जवाबों में सीधे सीधे आंकड़े मिलेंगे, और आंकड़ों के साथ साथ में पॉलिटिक्स की संपूर्ण एक
नजरिया अलग ही दिखाई देगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा राउंड है जिसको रैपिड राउंड कहते हैं। मैं आपसे कुछ 2 लोगों के नाम लूंगा, आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको उनमें से कौन सा अच्छा लगता है और कौन सा खराब। अच्छा क्यों लगता है वो भी आप बता सकते हैं अगर चाहें तो मैं 2 लोगों के नाम लूंगा, आप दोनों में से अच्छा और खराब बता सकते हैं, और दूसरा आपको लगे कि दोनों अच्छे तो दोनों अच्छे बता सकते हैं आप। मैं पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी। क्या आपने छांट के सवाल पूछा है? चलिए, मैं समझता हूं कि देश की जनता ने जवाब दोनों को दे दिया है। एक वो है जो अपने देश को विदेशों में बदनामी देने का काम करते हैं। राष्ट्र है तो आज तक की विदेश नीति हो या राष्ट्र की मजबूती की बात हो, हमेशा विपक्ष की भूमिका रही है कि हम भले ही राजनीतिक मतभेद रहे हों, लेकिन राष्ट्र के मुद्दों पर, राष्ट्र की ताकत के लिए, राष्ट्र के स्वरूप के लिए हमेशा विदेश की धरती पर एक आवाज देने का काम किए हैं। सरकार कांग्रेस की थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर, नेता के तौर पर जिम्मेदारी सौंपने का काम किया गया था। बांग्लादेश का विलय जब पाकिस्तान से अलग किया गया था 1971 में, तो भरी संसद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को चंडी का उपाधि देने का काम किया था। यह था पक्ष विपक्ष का सामंजस्य राष्ट्र के लिए। और राहुल गांधी का क्या हाल है? राहुल जी जाते हैं तो बस भारत का लोकतंत्र खत्म, भारत में सब कुछ खत्म, भारत तो डैमेज हो गया, भारत डूब गया। क्या है ये? तो मुझे लगता है जनता ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। और अखिलेश जी का हाल आप देख ही रहे हो, दिन भर ट्विटर के अलावा कि निकलते हैं, ट्विटर, सोशल मीडिया, इससे राजनीति होती है क्या? और मायावती और सोनिया गांधी। चलिए, दोनों का अच्छा कौन है? सोनिया जी और दोनों महिलाएं, हम लोगों के नेता हैं, सोच कुछ भी हो सकता है। अब वो भारत की राष्ट्र नागरिक हैं, सम्मानित नेता हैं, बुजुर्ग हैं। अब बुजुर्ग हैं, 60 साल के बाद ओल्ड एज सम्मानित नेता हैं। क्या डिप्लोमेटिक जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा जवाब था। योगी जी और मोदी जी। देश में मोदी, प्रदेश में योगी, दोनों का जलवा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश। अगर जयवीर जी से पूछा जाए कि उनको प्रदेश कौन सा पसंद है तो वो क्या जवाब देंगे? अपना उत्तर प्रदेश, अपना यूपी, सबसे आगे यूपी। अगर भारत को बदलना हो तो किस देश से रिप्लेस करेंगे? भारत विश्व गुरु था, हम सबसे आगे थे, किसी देश की तुलना नहीं। और भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, भारत पुनः पूरे विश्व को लीड करेगा, सबसे ताकतवर बनेगा और विकसित भारत का सपना पूरा करेगा। किसी देश की तुलना भारत से नहीं है। आज भी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे आदर्श, हमारे जीवन मूल्य दुनिया में कोई देश नहीं कर सकता। भारत की नदियां, भारत का हर वो सौंदर्य जो प्रकृति ने दिया है वो विश्व में किसी देश के पास नहीं, सबसे आगे भारत। अगर यहां पर हम दोनों लोग बैठे हैं और सामने अखिलेश यादव जी आ जाएं तो उनसे 2 लाइनें आप क्या कहेंगे? 2 बातें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं केवल अखिलेश जी से अनुरोध ये करूंगा कि थोड़ा जमीनी समझ, सामाजिक सरोकार बनाएं, गरीबों का दुख दर्द समझें, पीड़ितों का समझें, प्रदेश के हितों की चिंता करने के, थोड़ा ताना बाना बुनने में अपना योगदान करने की भूमिका बनाएं। तो मैं समझता हूं कि शायद कभी जनता लोकतंत्र में सोचे, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। शिवपाल यादव के विषय में क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या आता है जब शिवपाल जी का नाम आता है? चाचा विचारे, चाचा अपने विचारे हैं, चाचा विचारे, चाचा विचारे हैं। अगर मैं ये अंतिम पड़ाव की तरफ हूं, मैं आपसे अगर पूछूं, क्योंकि आप बहुत प्रखर वक्ता हैं, मतलब किसी भी बात को रखने के लिए आप बहुत प्रखर तरीके से उसका जवाब देते हैं। अगर कोई किस्सा सुनना चाहूं
और ये लोगों को समझ में आए कि इस किस्से से ये समझो कि आज की परिस्थिति और पहले की परिस्थितियां क्या थी। तो कोई किस्सा अगर आपको ध्यान हो तो आप साझा कर सकते हैं इस मंच के माध्यम से, कभी का भी, जब भी हो। मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में, आज के दौर में और आज के वातावरण में किसी किस्से कहानी की जरूरत है। लोग स्वयं ही किस्से बन रहे हैं, स्वयं में किस्से बन रहे हैं। क्या बात है, ये देखिए, ये होता है डिप्लोमेटिक जवाब देना। आप बसते हुए नजर आ गए इसमें कि आपने किस्सा कहा कि अभी सभी को किस्सा पता है कि क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे सवालों का जवाब बाखूबी दिया, उन तमाम आंकड़ों को रखा जो पर्यटन से संबंधित हैं। प्रदेश कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, आपने बाखूबी बताया, साथ में अपनी भी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता।